अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, मैं इस वक्त उज़्बेकिस्तान में हूँ और मेरे पीछे जो स्टैचू बना हुआ है वो है अमीर तैमूर का स्टैचू, यानी कि जिसको हम अक्सर तैमूर लंग भी कहते हैं। बहुत सारे मुल्कों के लिए तैमूर लंग की लेगेसी कोई पॉजिटिव नहीं है। मिसाल के तौर पे इंडिया के अंदर तैमूर को एक बहुत बड़ा मर्डरर और मैस मर्डरर कहा जाता है और ये गलत नहीं। दूसरी तरफ सोचने वाली बात यह है कि एक मुल्क का जो हीरो है उस ज़माने में, यानी पुराने ज़माने में, दूसरे मुल्क का मर्डरर और विलन भी होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से मंगोलिया चला जाऊँ तो चंगेज़ खान को बहुत बड़ा हीरो माना जाता है, मगर यहाँ उज़्बेकिस्तान में चंगेज़ खान को एक विलन समझा जाता है। और इसी तरह तैमूर लंग को यहाँ पे एक हीरो माना जाता है, मगर जिन इलाकों को तैमूर लंग ने कॉन्कर किया वहाँ पे वो एक विलन हैं और समझे भी जाते हैं। यहाँ पे जो पहले स्टैचू था वो तैमूर लंग का नहीं था, बल्कि कार्ल मार्क्स का हुआ करता था। और उससे भी पहले स्टैचू, यानी कार्ल मार्क्स से पहले, यहाँ पे जोसेफ स्टालिन का स्टैचू हुआ करता था। जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से कार्ल मार्क्स का स्टैचू 1993 में हटा दिया और सोचा कि हमें कोई उज़्बेकिस्तान का नेशनल हीरो चाहिए, तो लिहाजा उन्होंने यहाँ पे तैमूर लंग का स्टैचू खड़ा कर दिया। उज़्बेकिस्तान की धरती से न सिर्फ हमें अमीर तैमूर जैसे लोग या ज़हीरुद्दीन बाबर जैसे ग्रेट कॉन्करर्स मिलते हैं, आप जानते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुग़ल एम्पायर को शुरू किया, बल्कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंटेलेक्चुअल्स, फ़िलासफ़र्स भी जीते रहे। मिसाल के तौर पे ये धरती इब्ने सीना की धरती भी है, ये धरती अल बैरूनी की धरती भी है, ये धरती अल ख्वारिज़मी की धरती भी है और उलग बेग की धरती भी है। यानी कि एक वक्त वो भी था कि जब उज़्बेकिस्तान की धरती में ना सिर्फ ग्रेट कॉन्करर्स पैदा होते थे, बल्कि ग्रेट फ़िलासफ़र्स, इंटेलेक्चुअल्स और साइंटिस्ट भी पैदा होते थे। उज़्बेकिस्तान आते ही जो सबसे पहली बात आपको महसूस होती है वो ये कि यहाँ की आबादी यहाँ की ज़मीन के मुकाबले में बहुत थोड़ी है, लिहाजा पॉपुलेशन डेंसिटी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं। अगरचे मेरे पीछे एक बड़ा सा बाज़ार है जहाँ बहुत सारे लोग हैं, मगर जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये ताशकंद का एक मरकज़ी चौक है, मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा लोग मौजूद नहीं। उज़्बेकिस्तान की आबादी 37.5 मिलियन है, मगर ज़मीन का रकबा आप किसी नक्शे पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। तो पहली चीज़ तो आपको ये नज़र आती है, मगर साथ ही दूसरी चीज़ आपको ये पता चलती है कि अगरचे आप एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे वाज़े अक्सरियत मुसलमानों की है, यानी कि ये एक मुस्लिम कंट्री भी है, ये एक एशियन कंट्री भी है, मगर जब आप सड़कों पे फिरते हैं और आप लोगों से मिलते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि अगरचे लोग आपको सलाम अलैकुम बोलते हैं, आपको ऐसे ही मुखातिब होते हैं जैसे वो ख़ुद मुसलमान हैं और आप भी मुसलमान हैं, मगर बाकी मुसलमान मुल्कों से बहरहाल ये मुल्क ख़ासा मुख्तलिफ है। यहाँ के लोग बाकी मुसलमान मुल्कों की तरह ना तो इतने कंज़र्वेटिव हैं, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे तरक्की बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो सवाल यही पैदा होता है कि उज़्बेकिस्तान में तरक्की की वजह क्या है? अफ़गानिस्तान के अंदर जो उज़्बेक्स रहते हैं वो क्यों इतने पसमानदा रह गए, और यहाँ पे उज़्बेकिस्तान के लोग जो हैं उन्होंने कैसे इतनी तरक्की की? इस सवाल का जवाब इंतहाई अहम इस वजह से है क्योंकि हम पाकिस्तानियों ने उज़्बेकिस्तान के हवाले से ना सिर्फ बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया के हवाले से ऐसी हॉरर स्टोरी सुनी हुई हैं कि जैसे यहाँ पे तो ज़िंदगी बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही बुरी थी, यहाँ के लोग ग़ुलाम थे, यहाँ पे ख़ास तौर पे हमने ये सुना कि लोगों को इबादत करने की इजाज़त नहीं थी, हमने सुना कि यहाँ एक घिनौनी किस्म की आमरीत थी, हमने सुना कि यहाँ पे बात करने की इजाज़त नहीं थी, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, लोग अपने कुरान छुपा लेते थे, मदरसे बंद कर दिए गए, मस्जिदें बंद कर दी गई, आज़ादियाँ सलब कर ली गई, वगैरह वगैरह।
یہ سب باتیں آپ نے بھی بخوب سنی ہوں گی، کیونکہ ہم پاکستانیوں نے تو یہی تاثر اپنے ذہن میں رکھا ہے کہ سینٹرل ایشیا کے لوگوں کے ساتھ سوویت یونین کے دور کے اندر بہت ہی ظلم و زیادتی ہوئی۔ مگر جو لوگ یہاں پر آئے ہیں، جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور جنہوں نے واقعی اس ملک کی تاریخ کو پڑھا ہے، وہ آپ کو ایک بالکل مختلف تاریخ بتائیں گے۔ جب سوویت یونین نے ازبیکستان کو اپنا حصہ بنایا تو سب سے پہلا کام ان کا 1920 میں، یعنی جب سول وار جاری تھی، انہوں نے یہ کیا کہ ملک کے اندر فوری طور پہ خواندگی یعنی ایجوکیشن یعنی کہ تعلیم پھیلا دی جائے۔ ادیب خالد کی کتاب میکنگ ازبیکستان کے مطابق 1920 میں یہاں پر خواندگی کی شرح یعنی لٹریسی ریٹ صرف 5% تھا، اور 1939 میں یعنی 19 سالوں میں 5% سے بڑھ کر لٹریسی ریٹ ہو گیا 76%، اور پھر مزید آگے بڑھتے بڑھتے 1950 تک یہاں کا لٹریسی ریٹ 95% ہو گیا۔ یعنی کہ اس 30 سال کے دور میں 1920 سے لے کے 1950 تک کے پیریڈ میں سوویت یونین نے یہاں پہ لٹریسی ریٹ، یا آپ کہہ سکتے ہیں سوشلسٹوں نے یہاں پہ لٹریسی ریٹ کو 5% سے 95% پہ پہنچا دیا۔ ایک جنریشن کے اندر مکمل ایجوکیشنل ریولوشن برپا کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے، یہ انہوں نے کیسے کر لیا؟ ادیب خالد ہمیں بتاتے ہیں کہ 1924 میں یہاں پر صرف 2000 سکول ہوا کرتے تھے، اور 1950 کے اندر یہاں پر 10,000 سکول قائم کر دیے گئے۔ یعنی کہ ازبیکستان کی ترقی کی سب سے پہلی بنیاد عام تعلیم سے شروع ہوئی۔ جہاں پہ تعلیم نہیں ہوگی وہاں پہ ترقی بھی ممکن نہیں ہوگی۔ سوشلسٹوں کا دوسرا بڑا کیمپین یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے عورتوں کی آزادی کے لیے کام کرنا ہے۔ انہوں نے 1927 میں جو کیمپین لانچ کیا وہ یہ تھا کہ عورتوں کو بھی تعلیم کا اور ورک فورس کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ جس طرح سے ٹریڈیشنلی اس سماج میں عورتوں کو گھروں تک محدود رکھا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اگر وہ گھر سے باہر جاتی ہیں تو مکمل طور پر اپنے آپ کو سر سے لے کے ہیلو السلام علیکم، السلام علیکم، ہاؤ آر یو، ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ سر سے لے کے پیر تک اپنے آپ کو ڈھانپ کے باہر جائیں۔ اس کے خلاف ایک کیمپین کیا گیا جس کا نام تھا حجم کیمپین۔ یہ 1927 میں شروع ہوا کہ عورتوں کو ہم نے اسکول بھی بھیجنا ہے، عورتوں کو ہم ورک فورس کا حصہ بھی بنائیں گے، کام کاج میں ان کو برابر کا شریک بنائیں گے۔ اور یہ کیمپین بڑا مشکل تھا، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہاں کے جو ٹریڈیشنل لوگ تھے اور خاص طور پہ علماء وغیرہ، انہوں نے اس کیمپین کی بہت مخالفت کی۔ جس طرح افغانستان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی وہاں پہ برقع اور خواتین کو گھر تک محدود رکھنا، اور ایون یہ کہ کہنا کہ بھی ملازمت کے اعتبار سے یا ایجوکیشن کے اعتبار سے خواتین کا کوئی کام نہیں کہ وہ گھر سے باہر جائیں، تو اس کے خلاف کیمپین یہاں پر کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مگر بہرحال انہوں نے کیا، اور 1940 تک وہ اس حد تک کامیاب ہوئے کہ تقریباً 50% بچیوں کو وہ اسکولوں کے اندر شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی اندازہ کریں، ایک وہ وقت تھا کہ جب کوئی بھی لڑکی اسکول نہیں جاتی تھی، اور جب انہوں نے کیمپین شروع کیا تو ودن 10 ایئرز یا آپ کہہ لیں 13 ایئرز 50% لڑکیاں جو ہیں وہ اسکول جانا شروع ہو گئیں۔ اور اسی طرح 1926 میں اعداد و شمار آپ دیکھیں تو اس وقت کوئی بھی خاتون فارمل امپلائمنٹ میں شامل نہیں تھی۔ 1970 کی دہائی تک 40% خواتین فارمل امپلائمنٹ کے اندر شامل تھیں۔ یہ اعداد و شمار میرین کیمپ کی کتاب کے اندر ہیں، The New Woman in Uzbekistan۔ تو 1926 میں یہ انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوا، اور آرن ہوگن کی کتاب دی اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل ریپبلکس ان سوویت سینٹرل ایشیا کے مطابق، غور سے سنیے گا، 1926 سے لے کے 1940 تک کا پیریڈ
यानी कि 14 सालों के अंदर इतनी तेज़ कंस्ट्रक्शन हुई कि इंडस्ट्रियल आउटपुट यानी सनती पैदावार 12 गुना बढ़ गई। जी 12 टाइम्स इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ गई। 1980 तक इतनी पैदावार सनती तरक्की हो चुकी थी कि आधी आमदनी यानी आधी जीडीपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से आ रही थी। यानी 1926 से लेकर 1980 तक के पीरियड के अंदर इस खित्ते को उन्होंने एक एग्रीकल्चरल बल्कि नोमैडिक पैस्टरलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन से एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। हवाले मैंने आपको दिए हुए, आप इन किताबों को ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। आप हैरान होंगे ये बात पढ़कर सुनकर कि जहाँ एक तरफ इतनी सनती तरक्की हो रही थी तो दूसरी तरफ ज़राअत के शोबे के अंदर भी एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन थी। स्टीवन जे व्हीटक्रॉफ्ट की किताब के मुताबिक, उनकी किताब का नाम है द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोवियत यूनियन 1913 to 1945, इस इलाके के कॉटन प्रोडक्शन, जिसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता था, 0.6 मिलियन टन्स थी 1925 में और ये 5 मिलियन टन्स हो गई 1980 तक। यानी अगेन यहाँ पे हमें यही नज़र आता है कि इसने रैपिड तरक्की हुई और इस तरक्की की बुनियादी वजह ये थी कि 20,000 नए ट्रैक्टर कॉम्बाइंस, वो बड़े वाले जो कॉम्बाइन हार्वेस्टर्स ट्रैक्टर्स होते हैं, वो 1960 तक इन्होंने इंट्रोड्यूस किए और इनफैक्ट यूएसएसआर में सबसे बड़ी कपास की पैदावार यहाँ उज़्बेकिस्तान में ही हुआ करती थी। ये बातें तो ठीक है, आप कह रहे होंगे, मगर सकाफ़त तो इनकी तबाह हो गई होगी। इनफैक्ट 1924 के अंदर सोवियत यूनियन ने ये फ़ैसला किया कि ये सब इलाके बशमूल उज़्बेकिस्तान के अलहदा इंडिपेंडेंट ऑटोनमस रिपब्लिक्स तस्वर किए जाएंगे सोवियत यूनियन के अंदर रहते हुए। यानी कि यहाँ पर इनको खासी खुद मुख्तारी बशमूल हक़ के खुद इरादियत और अलहदगी भी होगी। और इस सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले उनकी ज़बान यानी उज़्बेक लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज़ किया, लैटिन स्क्रिप्ट के अंदर 1928 के अंदर और फिर सिरिलिक स्क्रिप्ट के अंदर 1940 के अंदर। और मज़ीद उन्होंने बड़े बड़े इदारे बनाए, जिस तरह के उज़्बेक अकेडमी ऑफ साइंसेस को 1943 में कायम किया। ये सब चीज़ें उन्होंने क्यों की? टेरी मार्टिन के मुताबिक, उनकी किताब है द अफर्मेटिव एक्शन एम्पायर, सोवियत यूनियन की सल्तनत का ये फ़लसफ़ा था, उनका ये नुक्ता नज़र था कि जो ममलकतें, जो इलाके पीछे रह गए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, उनकी तरक्की में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि वो कैच अप कर सकें। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हुआ एक ऐसी जगह जिसको कहा जाता है द रोमानोव आउट हाउस। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको नज़ारा कराता हूँ। और ये बेसिकली जब ज़ारिज़म यहाँ पर कायम था तो उस ज़माने के ये निशानियाँ हैं, ये उस ज़माने में बनाया गया था, अभी भी कायम है। ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं हर जगह से। तो ये ज़ार अलेक्जेंडर के ज़माने के अंदर बनाया गया था। वैसे भी इस पूरे एरिया को तकरीबन 1865 के अंदर ज़ारिज़म ने कॉन्कर किया और बहुत ज़ुल्म ज़्यादती की, बहुत ज़ुल्म ज़्यादती की। और इस बात को ही रेकग्नाइज़ करते हुए लेनिन और बोल्शेविक्स ने ये फ़ैसला किया कि जो तारीख़ी एतबार से ज़ुल्म ज़्यादती न सिर्फ उज़्बेकिस्तान के साथ बल्कि इन तमाम मुस्लिम रिपब्लिक्स के साथ की गई है, उसका अज़ाला पूरा करना होगा और यहाँ पे एक अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम बनाना होगा, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना होगा कि जिसके नतीजे में यहाँ पर तेज़ तरीन तरक्की मुमकिन हो। बहुत सारा कोल्ड वॉर प्रोपेगेंडा इस सारे पीरियड ऑफ हिस्ट्री को, तारीख़ के इस पूरे दौर को बिल्कुल एक और रंग में पेश करता है। और यहाँ की जो रुजती कुव्वतें थीं, जो कबाइली कुव्वतें थीं, जो जागीरदाराना कुव्वतें थीं, उनका साथ देता है, बजाय इसके कि तरक्की का साथ दे और उन कुव्वतों का साथ दे जिन्होंने यहाँ पे वाकई एक सनती इनकलाब भी किया, एक तालीमी इनकलाब भी किया, हेल्थ केयर के हवाले से भी नई फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुँचाई। मगर ये सारी तारीख़ हमें सुनने को कहीं नहीं मिलती। क्यों?
क्योंकि कोल्ड वॉर के प्रोपेगेंडा के अंदर ये सारी तरक्याती तारीख़ को बिल्कुल मस्ख कर दिया गया है। आप शायद ये बात जानते ही होंगे कि जहाँ पर भी बाएं बाजू की हुकूमत बनी है तो उनकी हमेशा कोशिश ये होती है कि तालीम और सेहत की सहूलियात पर ख़ास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्चा किया जाए और लोगों की ज़िंदगी को तब्दील किया जाए। यही मामला उज़्बेकिस्तान में भी था। 1924 में उज़्बेकिस्तान में, पूरे उज़्बेकिस्तान में सिर्फ 200 डॉक्टर थे और 1970 में 25,000 ट्रेंड डॉक्टर्स पैदा किए गए। मलेरिया, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब चीज़ों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर कमी आई। इन्फेंट मोर्टेलिटी 200 पर 1000 लाइव बर्थ्स हुआ करती थी 1920 में, और ये गिर गई 40 पर 1000 लाइव बर्थ्स बाय 1980। ये सब चीज़ें डैनियल ब्रावर की किताब टर्किस्तान एंड द फेट ऑफ द रशियन एम्पायर में दर्ज की गई हैं। आप उनको खुद भी पढ़ सकते हैं। अदीब खालिद अपनी दूसरी किताब में लिखते हैं कि 1930s में एक पूरी सेक्युलराइजेशन की पॉलिसी शुरू की गई और उस सेक्युलराइजेशन की पॉलिसी में ही बच्चों की शादी, चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया गया और पोलिगमी को भी मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया गया। उस ज़माने के जो कंजर्वेटिव उलेमा थे, ज़ाहिरी बात है वो इसके बहुत ख़िलाफ़ थे। दोस्तों, मेरे जो पीछे बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ का वाइट हाउस है। यहाँ की जो सारी हुकूमत की मशीनरी है वो यहाँ से चलती है। इस तरफ जो आपको येलो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे मिनिस्टर्स वगैरह बैठते हैं, और उसी तरफ जो आप दूसरी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये उनका फाइनेंशियल हब है। कभी कभार यहाँ पे वो फवारे जो है ऑन कर देते हैं, बच्चे भी यहाँ पे नहाना शुरू कर देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे अयूब खान आए थे 1965 के बाद, और इंडिया के साथ यहाँ पे ताशकंद मुआहिदा हुआ था, जिसके नतीजे में 1965 की जंग ख़त्म हुई। दिलचस्प बात आपको ये बताता हूँ कि ताशकंद एक शहर के एतबार से तकरीबन मुकम्मल तौर पर एक बहुत बड़े ज़लज़ले के नतीजे में 1966 में तबाह बर्बाद हो गया था, और फिर सोवियत यूनियन ने इस शहर को दोबारा से बनाया कि जी हम एक प्लान्ड सिटी बनाएंगे। लिहाजा ताशकंद के अंदर आज भी तकरीबन 70% बिल्डिंग्स वो बिल्डिंग्स हैं जो कि सोवियत यूनियन के पीरियड के अंदर, उस दौर के अंदर बनाई गई थी। और आपको यहाँ बहुत सारा वो पुराना सोवियत आर्किटेक्चर भी और उसका स्टाइल भी नज़र आ जाता है। 2000 के बाद, 1990 के बाद जो यहाँ पे तरक्की हुई, वहाँ पे आपको बड़ा डिफरेंट स्टाइल नज़र आएगा, और जो 1970s, 60s वगैरह इस पीरियड के अंदर तरक्की हुई, वहाँ पे आपको बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल नज़र आएगा। अगर आप ताशकंद की अर्बन प्लानिंग के हवाले से और रीबिल्डिंग के हवाले से मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो पॉल स्ट्रॉन्स्की की किताब ताशकंद फोर्जिंग अ सोवियत सिटी 1930 to 1966 ज़रूर पढ़िएगा। जनाब अली, जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस वक्त, इसको ओरिजिनली कहा जाता था ताशकंद का उज़्बेकिस्तान का रेड स्क्वायर। आपको पता है कि जहाँ पे भी कम्युनिस्ट हुकूमतें बनी हो, हमेशा कोई ना कोई रेड स्क्वायर ज़रूर बनाते हैं। आज इसका नाम रेड स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो कम्युनिस्ट हुकूमत यहाँ पे थी वो तो 1991 में रिमूव हो गई। इनफैक्ट मेरे पीछे यहाँ पर लेनिन का स्टैचू हुआ करता था, जहाँ अब आपको शायद दूर से एक छोटा सा ग्लोब नज़र आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है तैमूर साहब, आपने तरक्की के बारे में तो बहुत बताया, मगर इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ पे जो लोग थे वो ख़ुद अपनी हुकूमत कर रहे थे। आफ्टर ऑल आप बार बार ख़ुद भी ये कह रहे हैं कि सोवियत यूनियन ने ये किया, सोवियत यूनियन ने वो किया, तो क्या ये रूसियों ने किया? अगरचे उज़्बेकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा तो है, मगर कोल्ड वॉर के अंदर ये बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी हुआ कि दर हकीकत ये तो सिर्फ ऑक्यूपाइड कंट्रीज़ थी, एक किस्म का कलोनियलिज़म था। मार्था ओलकॉट की किताब सेंट्रल एशिया सेकंड चांस ये बताती है कि जो की फिगर्स थे इस पीरियड के अंदर वो इनफैक्ट उज़्बेक्स खुद थे, और 1970 तक 80% जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस थी उज़्बेक USSR की, वो उज़्बेक्स ने ही संभाली हुई थी। इसमें शरफ राशिदोव जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे उज़्बेक कम्युनिस्ट पार्टी के 1959 से 1983। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो स्कल्पचर, और इसके ऊपर एक ज़माने में लेनिन का स्टैचू हुआ करता था जो कि रेड स्क्वायर के बीच में है। दूर से ही आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं देती। अब वो जहाँ पे लेनिन का स्टैचू था वहाँ पे उन्होंने एक ग्लोब रख दिया है। आप एक दफ़ा फिर से रेड स्क्वायर का ख़ूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं।
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کو انڈیپینڈنس اسکوائر کہا جاتا ہے اور یہ نیا مونیومنٹ یہاں پر بنایا گیا ہے۔ تو دوستوں یہ تھا تاشکند کا کچھ نظارہ، کچھ کتابیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیں، کچھ تاریخ بھی آپ کو بتائی، اور ریڈ اسکوائر انڈیپینڈنس اسکوائر پر آ کے آج کا میرا ولاگ ختم ہوا۔ مگر آپ نے کہیں نہیں جانا، نہ کہیں نہیں جانا، آگے آپ کو سمرقند اور بخارا کی بھی سیر کرانے لگا ہوں۔